हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी। अगर आप जो है 12th में है, फर्स्ट ईयर इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकेडमिक में है, अगर आपके पास बायो है तो बायो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली पढ़िए। अगर आप आगे चल कर के आप जो है नीट की या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप आगे चल के नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बायो का जो है एक एक वर्ड, एक एक शब्द, जितनी भी बुक में जो जो चैप्टर हैं लाइन वाइज पूरे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है और जो नीट का एग्जाम होता है उसमें बायो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक से ही आती है। और बुक्स में इतने ज़्यादा भी चैप्टर नहीं है कि उन्हें पढ़ ना सके, लेकिन क्या करना है, हमें एक बार नहीं पढ़ना, उन चैप्टर को रिवाइज करना है। पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो हमारी पढ़ाई का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार हमने पढ़ लिया तो एग्जाम में हमें लगेगा हाँ हमने पढ़ा था, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है ये तो बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। इसलिए जो है हमें क्या करना है, हमें जो एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बायो का, उसके बाद उसको 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना है, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें चैप्टर के आगे लिखने हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो आज हम लोग जो है इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसके पहले कुछ देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में। देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें 5 यूनिट्स दी गई हैं, हमारी 5 यूनिट्स दी गई हैं। जो पहली यूनिट है उसका जो इकाई 1 है उसमें जो है जीव जगत की विविधता के बारे में दिया गया है, जीव जगत की विविधता के बारे में दिया गया है। और उसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं, इसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। पहला दिया गया है जीव जगत, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें जो हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद वनस्पति जगत है, इसमें जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्राणी जगत है जिसमें हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारी, उसमें पादप तथा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन दिया गया है। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स खोलिए, उसके बाद ही पढ़िए, ठीक है। और जो ये पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है, इसमें जो है इसमें भी 3 चैप्टर दिए गए हैं। पुष्पी पौधों की आकारिकी, ठीक है, इनकी मार्फोलॉजी पढ़नी है। और पुष्पी पौधों का शारीर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद प्राणियों में संरचनात्मक संगठन इनका कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये पढ़ना है। और जो थर्ड यूनिट है हमारी, उसमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका जीवन की इकाई, ये कोशिका का फर्स्ट चैप्टर है। एंड सेकंड चैप्टर है जैव अणु। थर्ड चैप्टर है कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट हमारी, उसमें पादप कार्यकी पढ़ना है, शरीर जो है क्रियात्मकता पढ़ना है। पौधों में इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर है कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, खनिज पोषण कैसे होता है। और उसके बाद जो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, पादपों में श्वसन कैसे होता है ये पूरा पढ़ना है आपको। और पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पढ़ना है, ठीक है। और जो लास्ट वाली यूनिट है उसमें है मानव शरीर विज्ञान। इसमें मनुष्य के शरीर के बारे में, हमें अपने शरीर के बारे में जानना है कि जो है कैसे हमारा पाचन होता है, कैसे अवशोषण होता है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पाचन एवं अवशोषण है। नेक्स्ट जो है उसमें श्वसन तथा गैसों का विनिमय है। जो थर्ड है उसमें शरीर द्रव तथा परिसंचरण है। फोर्थ चैप्टर है उत्सर्जी उत्पादक तथा इसका निष्कासन कैसे होता है। और फिफ्थ चैप्टर गमन एवं संचलन है। और सिक्स चैप्टर हमारा तंत्रिकी नियंत्रण तथा समन्वय है। एंड जो लास्ट चैप्टर है इसका वो रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण है, ठीक है। ये था हमारा जो बायोलॉजी का इंडेक्स कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है जीव जगत में विविधता, और इसका भी हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, ठीक है। जीव जगत के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जानते हैं कुछ बायो के बारे में, जानते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। देखिए, जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव तथा रचना एवं जैव प्रक्रमों का एक विज्ञान है, ठीक है। और जीव विज्ञान कौतूहल, जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। मतलब इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है लोगों को मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि आश्चर्य रहता है कि हाँ ये कैसे बना, ठीक है। इसमें बहुत सारे आश्चर्य घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए जो है ये जो जीव जगत है वो कौतूहल से भरा हुआ है, ठीक है। आदि मानव आसानी पूर्वक सजीवों और निर्जीवों को में जो है क्या कर सकता था, अंतर कर सकता था कि ये सजीव हैं ये निर्जीव हैं। कैसे कर सकता था, क्योंकि जो है कुछ सजीवों की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और निर्जीवों में वो नहीं होती हैं, ठीक है।
कैसे, और उसमें उसके बाद उसमें दिया गया है कि जैसे वायु, समुद्र, आग, ये जो है आदिमानव ने क्या किया, इसको बताया कि ये निर्जीव है, और कुछ सजीव प्राणी जैसे कि पौधे में भेद किया जा सकता था आसानी से। आदि मानव आसानी से इसका क्या कर सकता था, निर्जीव और सजीवों के बीच में अंतर कर सकता था। ठीक है, सभी प्राणियों जैसे कि वायु, समुद्र, आग, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव हैं, तथा सजीव प्राणियों जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या थे, सजीव थे। सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में इसका सर्वमान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके द्वारा भय से हम दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन इसमें मानव भी शामिल था। ठीक है, मानव भी क्या होता है, सजीव होता है। मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। जो मानव का इतिहास था वो तो काफ़ी बाद में जो है प्रारंभ हुआ। पहले जो है मछलियों और सबके बारे में धीमे धीमे पढ़ करके हम मानव जो है विज्ञान के बारे में पहुँचे। ठीक है, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से जो मानव के बारे में जो जाना गया उसे हम मानव उद्भव विज्ञान में संलग्न थे, उसे हमने मानव उद्भव विज्ञान के नाम से जाना। ठीक है, उसे हमने मानव उद्भव विज्ञान के नाम से जाना। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सकें। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि जीव स्वरूप में वर्गीकीय विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। ठीक है, प्रदान किए। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे प्रचंड सजीव तथा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदार को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों परस्पर संबंध के साथ पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव एक साथ उनके जो संवादों, रहस्य घटनाओं, मानवीय अहंकार तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या था, सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्ययनों में आप वर्गीकरण, प्रपेक्ष वैज्ञानिक प्राणियों तथा पादपों के वर्गीकरण सहित जो है वर्णन, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये है एर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई को हुआ था। जो एर्नस्ट मेयर थे उनका जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्व परक जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्हें जो है 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में जो है ऑप्टिकल में पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो किसे हम कहते हैं, एर्नस्ट मेयर को कहते हैं। ठीक है, अब तक की 100 महान वैज्ञानिकों में से एक है हमारे जो है ये जो है वैज्ञानिक एर्नस्ट मेयर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कला तथा विज्ञान संकाय में जो है नौकरी प्राप्त करी, और 1975 में अलेक्जेंडर आगामी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरियट की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। ठीक है, और जो है इन्होंने अपनी 80 सालों के कार्य में जीवन में पक्षी विज्ञान, वर्गीकीय विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी, इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है, अनुसंधान किए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इन्हें जो है 3 पुरस्कार दिए गए। मेयर को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी गई। फर्स्ट जो पहला पुरस्कार था, इन्हें 1983 में दिया गया, जिसका नाम था बॉल्जॉन प्राइज। ठीक है, जो सेकंड प्राइज था इनका, वो जो है 1998 में दिया गया, जिसका जो है दिया गया इंटरनेशनल प्राइज, जिसे इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जानते हैं। और 1999 में इन्हें जो है क्राफोर्ड प्राइज मेयर के नाम से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्राफोर्ड प्राइज के नाम से सम्मानित किया गया। मेयर ने 100 सालों की अपनी उम्र पूरी करी, और 2004 में ये जो है स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, अब हम जानते हैं पाठ के बारे में कि ये तो था इसका डिस्क्रिप्शन की जो है, इसमें जो है जो मेयर थे उनके बारे में, और जीव जगत की विविधता के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं कि जीव जगत
क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है जीव जगत। अब जीव जगत क्या होता है, ठीक है, जीव जगत में विविधता क्या होती है, वर्ग की संवर्ग क्या होता है, एंड वर्ग की सहायता साधन क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए जीव जगत कैसा निराला है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, लाइन से पढ़ते हुए चलते हैं। जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत विस्तृत प्रकार की श्रृंखला, विस्मयकारी असाधारण वास स्थान, चाहे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवड़ी मीठे मीठे जलीय झरने हो, मरुस्थल हो, गर्म झरना, तथा जिसमें जो है जीव रहते हैं, ये सब क्या कर देते हैं, हमें बहुत ही आश्चर्यचकित कर देते हैं, ठीक है। सर पर दौड़ते हुए घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियाँ, खिलते हुए फूल और सार्क की जो है सुंदरता, ये सब जो है विस्मयकारी तथा चमत्कार का आवाहन करते हैं, ठीक है। उसके पारिस्थितिक विरोध तथा समशिष्ट के सदस्यों तथा समिष्ट तथा समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या होता है, ठीक है। और जो अगर हम जानेंगे कि जीवन क्या होता है तो उसमें हमारे दिमाग में दो प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आता है कि जो है जीवन तकनीकी, पहला क्वेश्चन अगर तकनीक के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहला क्वेश्चन आता है कि जीव और निर्जीव क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तो दूसरा प्रश्न अगर दार्शनिक दृष्टि से हम देखें तो दूसरा प्रश्न आता है कि हमारा जो जीवन है, जो जीवन हम जी रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो हम लोग वैज्ञानिक विषय में चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान आखिर क्या होता है, और दार्शनिक के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। अब देखिए जीव विज्ञान क्या होता है, जीव क्या होता है, जीव क्या होता है, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं, ठीक है। वृद्धि, जनन, तो हमें जो है जीवों के अंदर क्या क्या दिखाई पड़ेगा, वृद्धि दिखाई पड़ती है, जनन दिखाई पड़ता है, ठीक है। और पर्यावरण, वृद्धि, जनन, ठीक है, और पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाया जा सकता है कि जो है किसी चीज़ को हम छूते हैं तो वो हमें ठंडा गर्म महसूस होता है, ये सब किसे महसूस होता है, ये सब सजीवों को महसूस होता है। तो ये सब सजीवों के लक्षण हैं कि वृद्धि होती है, जनन होता है, और जो है पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील रहते हैं, और इसके अनुकूल क्रिया करते हैं, ठीक है, और इसके अनुकूल हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही आ जाते हैं अगर हम जीव के बारे में पढ़ेंगे तो। ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं, ठीक है। क्या आप सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्यम आदि को भी इससे जोड़ सकते हैं। आओ इसमें हम विस्तार से क्या करते हैं, विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए पहला जो जीव होते हैं, जो उनकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनकी पहली विशेषता क्या होती है, सभी जीव वृद्धि करते हैं, ठीक है। जीवों में भार तथा संख्या में वृद्धि होना ये दोनों वृद्धि द्वियुग्मी अभिलक्षण होते हैं, ठीक है। जीवों में क्या होता है, भार होता है तथा वृद्धि, मतलब एक तो भार के रूप में वृद्धि होती है, एक लंबाई के रूप में वृद्धि होती है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेल को डिवाइड कर करके वृद्धि करते हैं, ठीक है। पौधों में यह वृद्धि जो होती है जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा ही संपन्न होती रहती है, ठीक है। और प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, उसके बाद क्या होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में जो है होती रहती है, ठीक है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ समय तक होती है, कुछ समय तक हमारी लंबाई बढ़ती है, और जो है हमारे हाथ पाथ जो हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, एक वृद्धि हमारी रुक जाती है, ठीक है। और कोशिका विभाजन, लेकिन जो अंदर की वृद्धियां होती है, कोशिका विभाजन, कोशिका का बनना टूटना, और ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। ताकि चलता रहता है, विभिन्न ऊतकों में जो है क्या होता है, वृद्धि होती रहती है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें, ठीक है। कुछ कोशिकाएं बनती हैं, फिर कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, फिर नई कोशिकाएं बनती हैं कि जो डेड हुई कोशिकाएं उनकी जगह को हम पूरी कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से जो है इसे कोई भी पात्र जो है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं, और कोशिकाओं की जो संख्या होती है उसे हम आराम से गिन भी सकते हैं, ठीक है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों में
पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं होती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीवों के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि ही समझा जाता है। अगर हमारे जो वेट बढ़ रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, उसे हम वृद्धि समझेंगे। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो क्या होता है, अगर हम भार को भी वृद्धि मानते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पर्वत होते हैं, गुलाश में होते हैं, रेत के टीले होते हैं, ये भी तो वृद्धि करते हैं। जो पर्वत होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी आ के जुड़ जाती है तो उसका भी भार तो बढ़ता रहता है, और जो रेत के टीले होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्रित होने से होती है। मतलब जो निर्जीवों में यह वृद्धि होती है वो उनके अंदर से, उनकी जो आंतरिक वृद्धि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, उनकी सतह पे जब चीज़ें आके और लग जाती हैं तो जो है उनकी सतह पर जब एकत्रित हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो इस प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है, जीवों में यह वृद्धि अंतर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। जो जीवों में, हम लोगों के अंदर यह वृद्धि होती है अंदर से होता है, अंदर की ओर से होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, ठीक है, हम जो है लंबाई हमारी बढ़ रही है, तो ये सब हमारे अंदर क्या होता है, बाहर से आके कुछ चिपक नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है, ये वृद्धि ऑटोमेटिक होती रहती है। ठीक है, इसीलिए वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते विशिष्ट गुण? क्योंकि जो वृद्धि होता है वो तो निर्जीवों में भी होती है ना, कैसे भी होती है, लेकिन होती तो है। इसलिए वृद्धि को हम सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सजीवों का दूसरा लक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या करते हैं। सेकंड जो लक्षण है जीवों का वो क्या है, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन मीन्स कि अपने जैसी संतति को जन्म देना, ठीक है, उत्पन्न करना, जिसके गुण अपने माता पिता से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हों। ठीक है, हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे फंजाई हो गया। फंजाई क्या करता है, लाखों अलैंगिक विषाणुओं द्वारा गुणन करता है। ठीक है, और सरलता से फैल जाता है। और ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। और जो वो होता है, जो प्लांटिनेरिया होता है, ठीक है, चपटा क्रम होता है, वो पुनर्जनन खंडित जीव के द्वारा अपने शरीर में जो है जनन करता है। ठीक है, एंड जो हाइड्रा होता है, जो चपटा क्रम होता है, वो अब वास्तविक पुनर्जनन के द्वारा जो है क्या करता है, अर्थात एक खंडित जीव से अपने शरीर को लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। जो वो चपटा क्रम होता है वो क्या होता है, वो खंड के रूप में, ये लोग इसमें जो है इनके शरीर में सेगमेंट होता है ऐसे करके, तो एक सेगमेंट क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, और इसी सेगमेंट से क्या होता है, फिर जो है जीव बनने लगता है। इसी में सेगमेंट जुड़ते जाते हैं। इन सेगमेंट्स को डिवाइड कर करके ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर से जो अपना नया शरीर इसी खंडों में बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि फंजाई तंतुमय शैवालों मॉस और मॉस का प्रथम तंतु सभी जो विखंडन विधि द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं, मतलब विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, और जब हम एक कोश के जीवों जैसे बैक्टीरिया है, एक कोश की शैवाल होता है और अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात जो है कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। ये सब कैसे प्रजनन करते हैं, ये सब जो है इनकी कोशिका की संख्याओं में क्या होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। और उसके बाद हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि जो है क्या होता है कि जनन जो जीवों में, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो जनन होता है वो जीवों का एक विशिष्ट गुण है। लेकिन क्या होता है कि जो खच्चर है वो तो कभी जनन नहीं कर सकता। एंड एक मधुमक्खी होती है, जैसे हम बद्ध कामगार मधुमक्खी बोलते हैं, वो भी कभी जनन नहीं कर सकता। और कुछ मानव युगल भी होते हैं जिनके अंदर कुछ बीमारियां हो जाती है, कुछ कमियां हो जाती हैं कि उसके कारण वो कभी भी जो है माता पिता नहीं बन सकते, या फिर कभी भी जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब जो सजीव होते हैं वो भी, उसके अंदर भी जो है कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं कुछ सजीवों के अंदर जो जनन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो और जो है निर्जीव तो कभी भी जनन कर ही नहीं सकते, मतलब कभी भी अपने जैसी प्रतिलिपि नहीं बना सकते, ये तो अक्षम ही होते हैं। लेकिन कुछ सजीव भी नहीं बना सकते, इसीलिए जो सजीव जनन होता है वो भी सजीव का एक विशिष्ट गुण के रूप में हम इसे भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सजीवों का दूसरा गुण,
जीवों का दूसरा लक्षण होता है उपापचन। उपापचन होता है, ठीक है। सभी जीव रसायन से बने होते हैं और ये रासायनिक क्रिया तो करते ही रहते हैं, ठीक है। ये रसायन छोटे बड़े और वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो जैव अणुओं में बदलते हैं तथा इनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रसायन तथा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव चाहे वो बहुकोशिकीय होते हैं चाहे वो एक कोशिकीय होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे दिन में उनके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी उपापचयी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। उपापचयी क्रियाएं करते हैं। और जो है जो निर्जीव होते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनके शरीर में कोई भी उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो सजीवों को क्या है, सजीवों का एक मुख्य लक्षण है, ठीक है। शायद सभी जो सजीवों का मुख्य लक्षण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगले जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपन जो कि भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा जैविक हो सकता है, ठीक है। एक जो है सबसे विशिष्ट इनका लक्षण क्या होता है कि ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। ये पर्यावरण के आसपास क्या करते हैं, कुछ संवेदनाएं करते हैं, कुछ क्रियाएं होती रहती हैं इनके शरीर में, ठीक है। जैसे कि जब पौधे प्रकाश, पानी तथा तापमान अन्य जीव प्रदूषक जब बाह्य कारकों के प्रति कुछ प्रतिक्रियाएं रखते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से जटिलतम यूकैरियोटिक भी क्या करते हैं, अपने सभी जीव पर्यावरण संकेत के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं, ठीक है। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी जनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी जीव अपने पर्यावरण का अवगत करते रहते हैं। यानी कि देखिए, हम बात करते हैं कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील के जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, कोई ठंडी चीज़ को हम छूते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ ये ठंडा है। कुछ गर्म को छूते हैं तो फील होता है कि हाँ ये गर्म चीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही जो पर्यावरण में जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हमें क्या होती है, फील होती हैं। और ये जो फीलिंग्स होती है वो सिर्फ सजीवों का ही गुण होता है। निर्जीवों के अंदर ऐसा कोई जो है लक्षण नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उद्दीपन होता है, ठीक है। जो चीज़ों के प्रति जो उद्दीपन होता है, ठीक है, यह क्या होता है, यह मनुष्य का जो सजीवों का एक जो है सजीवों का ही गुण होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं जीवों में विविधता के बारे में। तो यदि हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें क्या होगा, हमें जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। गमले में उगने वाले फूल दिखाई पड़ते हैं, कीट, पक्षी, पालतू तथा अन्य प्राणी एवं पौधे भी हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती उनमें से पेड़, पौधे, कीट, पतंगे ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप जो है अपनी आंखों की सहायता से आसानी से देख सकते हैं और इनका अवलोकन कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। और जो है जब अगर हम किसी जो है सघन जंगल की तरफ जाते हैं तो इनकी जो है श्रृंखला में हमें जो है बहुत ही बड़ी संख्या में किस्में दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जंगल की तरफ हम जाएंगे तो जो जीव हमारे आसपास नहीं दिखाई पड़े जंगल में, हमें वो भी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जिस पेड़ों को हमने अपने आसपास नहीं देखा है वो भी जंगल में दिखाई पड़ेंगे। जंगल में जो इनकी संख्या में बहुत ही तेजी से अधिकता आ जाती है, ठीक है। अब जो है अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती हैं, ठीक है। हम इसे जैव विविधता तथा पृथ्वी पर जीवित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। और हमें यह स्पष्ट रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं ना, जो जीव पहले थे अब नहीं, अगर उनके बारे में भी हम खोज करते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ नए जीवों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होती जाती है। ये अभी तक हमें इतने मिलियन पता चले हैं संख्याओं का, जो नहीं कि इतने ही मिलियन स्पीसीज हों, लेकिन क्या है हमें इतनी चीज़ों के बारे में पता चला है। और जैसे जैसे हम खोज करते रहते हैं वैसे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, ठीक है।
स्थानीय नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम जो हम अपने आसपास जो है जो सभी लेते हैं हमारे आसपास, वो होता है स्थानीय नाम। जैसे कि कुत्ते का नाम, जैसे कि हम डॉग को कुत्ता बोलते हैं, ठीक है, और कैट को बिल्ली बोलते हैं, गाय भैंस, ये सब क्या है, ये सब स्थानीय नाम है। इनसे जो है हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को, मतलब इन सब जानवरों को पहचानते हैं, ठीक है, पहचानते हैं। लेकिन क्या होता है, एक ही देश में विभिन्न स्थानों के अनुसार ये नाम बदल जाते हैं, ठीक है, आसानी से बदल जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो है डॉग को कुत्ता बोलते हैं। अगर बिहार की साइड में जाइए तो वहाँ पे डॉग को क्या बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं। यहाँ पे हम बिल्ली बोलते हैं, वहाँ पे बिलार बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे आसपास की जगहें होती हैं, वहीं पे थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होता है, इनके जो स्थानीय नाम होते हैं वही वो बदल जाते हैं। इसलिए जो जीव विषय में चर्चा कर जो है इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि का पता लगाया, ऐसी चीज़ का पता लगाया जिससे क्या हुआ, जीव विषय के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस भ्रमकारी स्थिति जो होती है इससे हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक चीज़ के 10 नाम सुनेंगे ना, तो हमें बहुत ही कन्फ्यूजिंग होगा कि जो है ये इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, तो इतने सारे नाम हम लोग कैसे याद कर पाएंगे। इसीलिए जो है प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट ने, जितने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है कहा कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह पूरे विश्व में उसी नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी जीव का, जैसे कि मनुष्य का नाम होमो सैपियंस, ये क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। और ये होमो सैपियंस पूरे विश्व में आप कहीं भी जाइए तो मनुष्य को हम होमो सैपियंस ही कहेंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस जो है टेक्निक का एक हल निकाला कि जो है प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होगा, और उस नाम से हम क्या करेंगे, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, उस नाम से हम इस चीज़ को, उस जीव को हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को जो हमने नाम पद्धति कहा, ठीक है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति के नाम से जाना, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के नाम से जो है डिस्क्राइब किया। और उसके बाद जो है इसके बारे में हम पता तभी लगाएंगे जब जीवों का हमें सही वर्णन होगा, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा डिटेलिंग हमें पता होगी, ठीक है, सही से उसे हम जानते होंगे, उसे पहचानते होंगे, उसके गुणों के बारे में, उसके अवगुणों के बारे में, तभी क्या कर सकते हैं, तभी हम जो है नाम पद्धति, तभी हम उसका एक मानक नाम उसे दे सकते हैं, ठीक है। तभी वैज्ञानिक उसे आराम से एक मानक नाम दे सकते हैं। अध्याय को सरल बनाने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, ठीक है। इस प्रक्रिया को विश्व के सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, ठीक है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वनाम नियम की कसौटी है, जिसको जो है क्या कहा गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN जो है कहा गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, प्राणियों के लिए भी एक ऐसा ही नाम बनाया गया, जिसे कहा गया, प्राणियों के लिए एक वर्ग की विदों ने जो है एक वो बनाया, नामकरण पद्धति बनाई, जिसे कहा गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसे बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कहा गया, इसे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहा गया, जिसे शॉर्ट में ICGN बताया गया, ठीक है। वैज्ञानिकों का यह जो नाम था, यह इस चीज़ की गारंटी था कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहेगा, ठीक है, और किसी भी जीव का वर्णन विश्व में किसी भी भाग में और लोग जो है इसे आसानी से इस नाम को बता देंगे, ठीक है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी की जो है एक ही नाम की जो है, और जो है एक चीज़ और वैज्ञानिकों ने सुनिश्चित किया कि जो है एक ही चीज़ का, एक ही वस्तु का, मतलब एक ही मनुष्य का या एक ही प्राणी का या फिर एक ही जंतु का जो है 2 नाम नहीं होंगे, या फिर एक ही नाम के कोई 2 जीव भी नहीं होंगे। मतलब हर जीव का अपना अलग अलग नाम होगा, जिससे क्या होगा, जिससे कि लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जीव वैज्ञानिकी ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन जो है करते हुए प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है दो घटक बनाए कि हम जो है जो नाम रखेंगे वैज्ञानिक नाम, वो 2 घटकों के आधार पर रखेंगे, एक वंश नाम होगा और एक जाति नाम होगा। और इस नाम में 2 घटक थे, इसलिए इस नाम को जो है वैज्ञानिकों ने द्विनाम पद्धति, इसलिए इससे जो है वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति जो है दिया। और यह जो द्विनाम पद्धति था, ये दिया किसने था, इसको दिया है कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो है इसके द्विनाम पद्धति के कुछ नियम बताए हैं, जिसे हम
जिसे हम आगे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि द्विनाम पद्धति में इन्होंने बताया कि जो पहला नाम होगा वो किसका होगा, एक नाम जो है इसका वंश का नाम होगा, ठीक है, एक जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होगा, ठीक है, एक इसका जो है जीनस होगा और एक स्पीसीज होगा। तो जो फर्स्ट, जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझाते से मैंगो का नाम, जो मैंगो का नाम था मैंजीफेरा इंडिका था, ठीक है। तो जो इसका पहला जो इसका नाम था ये वंश का नाम था, ये इसके पहला जो मैग्नीफेरा था ये इसके वंश का नाम था। और जो इंडिका था ये किसका, ये ये जो है इसकी जाति का नाम था, ये जाति की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो है इसमें कुछ बताया कि इसमें कुछ जो है लिखने के जो ये नाम होते हैं, जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनको लिखने के कुछ नियम बताए गए। तो पहला नियम इन्होंने बताया, लीनियस ने पहला नियम बताया कि जो जैविक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में ही होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा से इसकी ओरिजिन हुई है और ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं ना तो इनको थोड़ा सा हम इटैलिक लिखेंगे, ठीक है, से मैग्नीफेरा हम लिखेंगे तो थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, इसे जो इटैलिक करके लिखेंगे, ठीक है। और जो है इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, अगर चाहे कहीं से भी हुआ, इसे जो है लैटिनीकरण तथा इन्हें लैटिन भाषा से ही व्युत्पन्न समझा जाएगा। और लैटिन भाषा क्या, एक मृत भाषा है कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नॉर्मली बोलचाल में इसका प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठीक है, नहीं करते हैं। और उसके बाद दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया, जो दूसरा नियम था कि जैविक नाम का जो पहला शब्द होता है वंश नाम होता है, ठीक है, जो पहला शब्द होता है वंश नाम होता है, जो दूसरा होता है वो क्या होता है, जाति की ओर संकेत करेगा। और तीसरा इन्होंने बताया, तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि जो जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं क्या करते हैं, इसे तिरछा लिखते हैं, ठीक है, और इसकी जो उद्भव होता है इसका लैटिन भाषा में हुआ है। और जो चौथा बताया ये इन्होंने बताया कि जो इसका पहला अक्षर था, जो वंश के नाम का जो पहला अक्षर था वो कैपिटल लिखा जाएगा। जो मैग्नीफेरा लिखेंगे ना हम लोग, तो मैग्नीफेरा का जो फर्स्ट जो एम है ये इसका कैपिटल रहेगा, ठीक है। और जो इंडिका है, इंडिका का क्या रहेगा, जो आई है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। इसको जब लिखेंगे हम तो बीच में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, ठीक है। मैग्नीफेरा अलग लिखा जाएगा, इंडिका अलग लिखा जाएगा, मैग्नीफेरा का एम कैपिटल लिखा जाएगा और इंडिका का आई जो है स्मॉल लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो है इन्होंने द्विनाम पद्धति के कुछ नियम बताए कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम वैज्ञानिक नामों को लिख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो है जिस बुक में इन्होंने इसे जो है क्या क्या डिस्क्राइब किया, जो है उसे हम वर्गीकरण कुछ जो है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जो है हम कंटिन्यू करेंगे किसी अगले दिन, ठीक है।